साथियों नमस्कार। आप भाई लाइव देख रहे हो। जितने साथी जुड़ सकते हैं लाइव में जुड़ने की कृपया करो। उसके बाद में अपनी बात शुरू करेंगे। आप सोच रहे होंगे आज तो दोपहर को ही कपिल भाई लाइव में आया हुआ है। श्रीकांत कंतु जी राम राम कह रहे हैं भाई। तो आज दोपहर को ही कपिल भाई लाइव आया हुआ है। बिल्कुल भाई, लाइव क्यों नहीं आए। रुधिर कुमार जी राम राम बोल रहे हैं। लाइव आने का मैटर ये नहीं है कि लाइव आके मैंने कोई अपना चेहरा दिखाना है। लाइव आने का मतलब ये है कि आपको आपकी मांगों के प्रति जागरूक करता रहूं। एक सीधी सी बात है, जो बोलेगा उसका बिकेगा, जो बोलेगा उसकी आवाज़ सरकार सुनेगी, और जो चुप रह गया उसकी जो हक है उसको छीन के एक वर्ग को दे देंगे। इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। हम वेकांता रमन जी नमस्कार। भगत सिंह भी भाई राम राम जी बोल रहे हैं। अशोक कुमार भी भाई जय हिंद बोल रहे हैं। तो बोलना बहुत ज़रूरी है, और बोलना इसलिए ज़रूरी है कि आपको आपकी मांगों के बारे में पता होना चाहिए, तभी कुछ हल हो सकता है। वाकई में आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो मैं अगर सर्विस पर्सन की भी बात करूं तो आज के टाइम उनका भी कोई ज़्यादा वेतन नहीं है। 40,000 रुपये है। 40,000 रुपये में होता क्या है। वैसे तो बड़े बड़े जुमले छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि 12.5 लाख रुपये का टैक्स फ्री कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब उसके 12.5 लाख रुपये बने नहीं रहे तो क्या टैक्स करेगा। या तो उसके पहले ही उसके 15 लाख दो, 16 लाख रुपया करो साल भर का उसका वेतन। तो ये भी एक तरह से वही है। दूसरी बात साथियों, बहुत कम पेंशन होती जा रही है आज के समय। जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, उसको देखते हुए मैं आपको आपके हकों के बारे में दिखाता हूँ, ना कि मैं यहाँ कोई सूट सलवार पहन कर कोई नाच दिखाता हूँ कि ठुमके मारता हूँ। मैं ठुमके मारने वालों में से नहीं। ठुमके देखने हैं तो अपने कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, उनसे अच्छे ठुमके तो कोई मार ही नहीं सकता। उन्होंने तो बॉलीवुड की हीरोइनों को माफ कर दिया। ऐसे ठुमके लगाते हैं, सुबह सुबह नहा धो के कोट टाई पहन के आ जाते हैं। अब उन्हीं के ऊपर आ रहा हूं मैं कि इन्हीं यूट्यूबरों की वजह से आपको साथ में पे कमीशन में कुछ नहीं मिला, बल्कि 2.81 का फार्मूला एक वर्ग लेके निकल गया। मिलिट्री सर्विस पे 15,500 हो गई। डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख होगी। कोई 19-20 का अंतर नहीं है। ये 19 का और 2.5 लाख का अंतर हो गया। कोई मामूली बात है। और आज कोटाई यूट्यूबर है, वो कैप्टन है ओन रेडी, उसने क्या क्या डाला है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी 8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा किसकी बढ़ेगी सैलरी पेंशन। मेरे हिसाब से तो इन्हीं को बना देना चाहिए, यूट्यूबरों को। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष इन यूट्यूबरों को बना देना चाहिए। 8वें वेतन आयोग के ऊपर जो अभी 1 फरवरी को बजट आया था, यूनियन बजट आया था, उसके अंदर ना कोई राशि रखी गई, ना ही उसके ऊपर एक शब्द बोला गया, और ये पहले ही टेबल जारी कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है, मेरे पास में फोन आया कि इन्होंने ये वीडियो डाला सुबह 9 के करीब, ये वीडियो डाला, और अब हो गया 3 का टाइम। आप ये न्यूज़ देख लो। ये एबीपी जो नेशनल मीडिया है उसने भी ये न्यूज़ डाल दी। इनके ताल्लुक क्या हैं यूट्यूबरों के, जो सैनिक न्यूज़ नाम से यूट्यूबर हैं, और नेशनल मीडिया के ताल्लुक क्या हैं। क्या ये सब के सब आपको नहीं लगता कि ये गोदी मीडिया है? कि एक व्यक्ति ने 9 बजे वीडियो डाला है और 3:15 बजे एबीपी पे वो आ गया। मतलब उन्होंने अपनी खबर बना के निकाल दी उन्हीं के वीडियो के ऊपर। ये कोई बड़ी बात है क्या कि भाई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पूर्व सैनिकों में किसकी पेंशन बढ़ेगी? अरे तीनों एक ही तो रैंक हैं।
एक को सिपाही कह देते हैं, एक को सीमैन कह देते हैं, वो एयरफोर्स वाले को एयरमैन कह देते हैं। ये तीनों एक नहीं है। फौज में हवलदार कह देते हैं, एयरफोर्स में सार्जेंट कह देते हैं, नेवी में पेटी ऑफिसर कह देते हैं। रैंक एक है, वेतन एक है, सब कुछ एक है। जो एक्स ग्रुप का एयरफोर्स में ले रहा है वही आर्मी वाला ले रहा है उतना ही वेतन। जो नेवी वाला वाई ग्रुप का ले रहा है वही आर्मी वाला ले रहा है। पर इन यूट्यूबरों ने, मैं मतलब ये कहता हूँ कि इन्होंने समाज की ऐसी की तैसी धर के रख दी। इन यूट्यूबरों के चक्कर में जो ORP 2 में और ORP 3 में जितना नुकसान हुआ है उतना कभी भी भरपाई नहीं हो सकती उस नुकसान की। और खास कर जो नुकसान हुआ है वो पूरे सूबेदारों को हुआ है, ऑन रेडी को हुआ। और ऑन रेडी ही इनके वीडियो को देखते हैं, जबकि इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान ही उनका किया। और मेरे को गाली देने वाले भी हमारे सूबेदार साहिबान हैं। अब इन सूबेदार साहिबानों को मैं पूछना चाहता हूं कि 2016 से पहले वाला जो सूबेदार है वो तो 31,700 के करीब ले रहा है, और 2016 के बाद में जो रिटायरमेंट आया है वो 29,000 ले रहा है। तो अब ये देखो कि दोनों की जो मूल पेंशन है उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तो आप चाहे 1.92 लगा लो, चाहे आप 2.86 लगा लो या ऊपर लगा लो, अगर 1.92 भी लगाते हो कम से कम तो 3,000 रुपये का अंतर हो गया। 3,000 रुपया कौन लेगा? 2016 से पहले वाला ज्यादा, और जो आने वाला है उस 3,000 कम। और फिर चौथे ORP में फिर झटका लगना, किसको लगना? सूबेदारों को लगना, क्योंकि नए वाला फिर कम लेगा। नए वाला तो कम ही लेगा ना, और नए वाला कम लेगा तो वही पिछले वालों को पास की जाएगी, तो बढ़ेगा कहां से? इन्हीं की वजह से परमेश्वर को बाहर किया गया ORP से, इन यूट्यूबरों की वजह से। क्योंकि ये गुमराह करते हैं यार, कितना गुमराह करते हैं ये। तो जो इंस्टाग्राम पे नचनियां नहीं, आजकल नचनियां आई हुई हैं, वो पता नहीं कपड़ों का ध्यान नहीं रखते, कपड़ों को मतलब एक फूटता फैलाई हुई है पूरे इधर से उधर, क्योंकि उनको व्यू चाहिए। ये उनको भी पीछे छोड़ दिया इन यूट्यूबरों ने। तो खासकर ये जो पूर्व सैनिक के नाम से यूट्यूब चलाते हैं, मां कसम खा रहा हूं यार, इतने बेशरम आदमी, इतने बेशरम आदमी। चाहे इनको कोई जूत मारो, कुछ भी कहो इनको, इनके मैंने जब जाके कमेंट देखे ना, इनको मतलब ऐसी ऐसी इनको कह रखी हैं कि अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी सम्मान होता है या थोड़ी बहुत भी इन्होंने एडी पंजे के ऊपर सेवा करी होती हो तो ये चल्लू भर पानी में डूब के मर जाते। पूर्व सैनिकों का हक, न्याय, समानता, स्वाभिमान, उसके ऊपर एक शब्द नहीं कहते कभी कि मिलिट्री सर्विस पे 15,500 अगर वो सम्मान हो गई तो पूर्व सैनिकों को 7,500 रुपया पेंशन में उनको मिलेंगे, और 7,500 का फिटमेंट फैक्टर गुणा कर लो। अगर ये आज मेरी तरह ये यूट्यूबर बात करते हैं ना, सरकार से अपने हकों की बात करते, अपने लिए न्याय मांगते, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये 800 चैनल हैं, 800 चैनल ये सरकार की नाक टकवा देते जमीन में। 800 चैनल पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्व सैनिकों का जायज हक, चाहे ये ग्लेशियर के अलाउंस हो, चाहे इंसर्जेंसी के अलाउंस हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की बात हो, चाहे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की बात हो, चाहे एक्स ग्रुप की पे की बात हो। मां कसम भाई, किसी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी अगर ये 800 व्यक्ति, क्योंकि मीडिया जबरदस्त चीज है। इसलिए मैं यहाँ पे अकेला आदमी या मोहन रंगन साहब है, आप लोग ये तो होगी चोर मंडली, पूरी की पूरी 800 आदमियों की चोर मंडली। और भाई हम तो 2 आदमी हैं, 2 आदमी आप तक जितनी नॉलेज हमारे पास में उतनी पूछाते रहते हैं, और साथ के साथ में सरकार तक। पर ये चोर मंडली का क्या करें? ये चोर मंडली तो भाई बहुत बदमाश किस्म के व्यक्ति है, बहुत बदमाश किस्म के, हर टाइटल में
अब ये देखो खबर क्या है, ये इन्होंने क्या बोला ये भी सुनने की बात है। भारत सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिसका सीधा लाभ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के अलावा सेना, वायुसेना, नौसेना के जवानों को मिलेगा। यह आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों को प्रभावित करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 की संभावना, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये। अब ये सुनने की बात है भाई कि यही आदमी, यही यूट्यूबर कहते हैं एक दिन कि 1.92 का मिलेगा, ये फाइनल कर देते हैं, साइन कर देते हैं। जैसे हमने तो ये मान लिया, मैंने तो मान लिया कि अगर आज के टाइम भारत देश का कोई वित्त मंत्री है तो वो निर्मला सीतारमण नहीं है, ये यूट्यूबर हैं कोट टाई वाले, जो पूर्व सैनिक हैं, जो अपने आप को ऑनरेडी कैप्टन कहते हैं, यही है बस वित्त मंत्री। और ये सिर्फ पूर्व सैनिकों के पे पेंशन के वित्त मंत्री नहीं है, ये पूरे देश के करोड़ों कर्मचारियों के, राज्य सरकारों के। कल तक कह रहे थे 1.92, जब मैंने इनको पकड़ लिया, झाड़ दिया, अब ये फिर आगे 2.57 लेके, अब ये 2.86 के फिटमेंट, क्योंकि इनको दुकानदारी चलानी है और दुकानदारी तो ऐसे ही चलेगी। कल कुछ थे, आज कुछ थे। ये तो मतलब आप कह सकते हो कि अगर गिरगिट भी इनके सामने आ जाए ना तो वो सोच में पड़ जाए कि यार मेरे से ज़्यादा तो रंग ये यूट्यूबर बदल रहे हैं। दिन में यार कोट टाई की तरह इनके विचार बदल रहे हैं, कोट टाई की तरह इनके वीडियो बदल रहे हैं। आगे भाई साहब क्या कह रहा है वो ऑन रेडी कैप्टन, 8वें वेतन आयोग में 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, जिसमें आर्मी यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान भी शामिल। उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद तीनों सेनाओं के जवानों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 25 से 35% तक वृद्धि हो सकती है। किसकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगा। अब यही सलाहकार बन गए हैं। मैं जब भी तो बोल रहा हूँ भारत सरकार ने इनको 8वें वेतन आयोग का चेयरमैन लगा देना चाहिए, इन यूट्यूबरों को ढूंढ ढूंढ के। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। बस ये रात को बढ़ा देते हैं, सुबह फिर कम कर देते हैं, फिर रात को फिर बढ़ा देते हैं, और 2 महीने से यही लगे हुए। रिटायरमेंट जवानों को भी मिलेगा फायदा। सेना के रिटायर्ड कर्मियों पर भी 8वें वेतन आयोग का असर दिखेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लगभग 65 लाख पेंशनर को भी नए वेतनमान का लाभ मिलेगा, जो उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। यह कदम उन पूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी सेवा के बाद आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ते में वृद्धि होने की संभावना है। अब इसमें लास्ट में क्या क्या बोलता है कोट टाई वाला, देखो कितना दिमाग है। अब रुक जा एक मिनट, आगे क्या क्या बोलता है कोट टाई वाला कि 40,000 जिसकी पेंशन है। अब ये बताओ 40,000 पेंशन किसकी है? देख कितने बड़े बेशरम है यार। सैनिक एक तबड़ करे एक बेशरम, ना तो भाई सिपाही की पेंशन, ना नायक की पेंशन, ना हौलदार की, ना नायब सूबेदार की, ना भाई सूबेदार मेजर की। सिर्फ किसकी है? ऑन रेडी कैप्टन की 42,000, वो 43,000 के करीब होगी। तो अब ये लगाओ जो 97% 30 लाख पूर्व सैनिकों में, तो वो किस रैंक के हैं? इसी रैंक के हैं, सिपाही से सूबेदार मेजर। उसमें से थोड़े और कम कर लो ऑन रेडी कैप्टन की। वो कितने को होते हैं भाई? कोई यूनिट में 1 या 2 ही निकलते हैं, और साल भर में कितने निकलते हैं। अब इसमें देखो इसने कितना दिमाग लगा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है कि ख्वाब में सो जाएंगे। 40,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है तो उसका नया बेसिक होगा 40,000 गुणा 2.86, 1,14,400 रुपया। बताओ, जैसे इसकी बुआ का लोग दे देगा, है ना? कितना गुमराह करते हैं यार ये आदमी, जब 40,000 हमारी है ही नहीं और लोग उसको देख के आ गई। सुबह से अभी तक के मेरे ख्याल में 3 साढ़े 3 लाख आदमियों ने देख लिया।
और देखने वाले कौन है? पूर्व सैनिक। इनकी भाई वास्तव में इतने बड़े नंगड़ आदमी मैंने नहीं देखे आज तक भाई, बहुत बड़े बेशरम है, बड़े नंगड़ है। मतलब इन्होंने बॉलीवुड के अंदर एक्टरनियों को भी फेल कर दिया नाचने में। ठुमके लगाते हैं यार खड़े होके, अच्छे अच्छे कैमरे ले रखे हैं, दिन में 4-4 बार ये कोट टाई चेंज करते हैं और नाचते हैं, खड़े होके नाचते हैं, पहने पहने मुंह के हैं। इसे लगते हैं जैसे वो इंजेक्शन की सुई नहीं होती, ऐसे तो इनका मुंह है। और ऐसी मीठी मीठी बातें हैं, ऐसी मीठी मीठी पुरोई करेंगे। इनको तो यार क्या, अब मैं क्या करूं भाई। अब मैं इनको देखता हूं तो जिस तरह से आप जो समझदार व्यक्ति हो मेरे पास में मैसेज कर देता है, व्हाट्सएप पे कर दिया, कपिल भाई देख लो यार ये क्या, यार ये क्या कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं सर, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और खासकर मेरे पास में सूबेदार ऑलरेडी ज़्यादा मैसेज करते हैं, वही कहते हैं मेरे को, कपिल भाई इन्होंने तो हमारी ऐसी की तैसी करवा दी। इन यूट्यूबरों ने यही कह रहे थे आरोपी थरी में 7,500 रुपये बढ़ जाएगी, 12,000 रुपये बढ़ जाएगी, सूबेदार की 1 रुपया नहीं आया। मैं देखते रहो फिर इनको, माँ साहब ये कुछ नहीं करने देंगे, ये आपकी आवाज़ को ही नहीं जाने देंगे कभी भी। अब वो कोटाई वाला यूट्यूबर आप देखो, ब्रॉडकास्ट करता है वो, अभी आजकल ब्रॉडकास्ट में भी आ गया वो। वहां पे किसी रिटायर्ड लाभी को बिठा लेता है, इसने JNK में तीर मारे, इसने राजस्थान एक्सरसाइज में ये करा, इसने साइकिल इतने प्रति किलोमीटर से चला दी, इसने ये चला दी। मतलब एक व्यक्ति की बढ़ाई। अरे तू किसी जवान को भी बिठा ले जिसके पास में मेडल हैं, शौर्य चक्कर हैं, जिसकी छाती तमगों से भरी हुई है। अगर और भी तेरे में हिम्मत है तो उन जवानों को बिठा ले जो 100% बैटल कैजुअल्टी हैं, जिनका हाथ नहीं है पैर नहीं है। उनसे पूछ ले तुम्हारा मेडल कहाँ है, कभी पूछ कि तुम्हारा मेडल कहाँ है। जब तेरे को इतना तू घायल हुआ, जख्मी हुआ है, दोनों हाथ दे दिए देश को, पैर दे दिया, तेरे को मेडल तो मिलना था। तेरा मेडल कौन लेके भाग गया? पूछ कभी, तेरे में हिम्मत हो तो। कभी नहीं पूछेंगे। पता है दोस्तों क्या है, आज हम आधुनिक भारत में नेट का जमाना है, 21वीं सदी है। आज हर व्यक्ति को यह पता लग गया कि उसके अधिकार क्या है, न्याय क्या है, समानता क्या। तो आज हमारी इन मुद्दों पे ज्यादा बात होनी चाहिए। हम पर ये जो बात करते हैं या जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये 80 के दशक की दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से 1973 से पहले पूर्व सैनिकों को इकट्ठा किया गया एक स्वर्गीय जर्नल ने दिल्ली में, और उसने क्या कहा कि आपकी जो 76% पेंशन बनती है इसको 100% करवानी। और पूर्व सैनिक भी भेड़ चाल में उसके साथ में दिल्ली पहुंच गए। और उस समय आंदोलन हुआ, और आंदोलन होने के बाद में उनका साथ किसने दिया? जनरल मानेकशॉ ने। जनरल मानेकशॉ ने क्या करा कि जो छोटे रैंक के सैनिक थे, जो पे कमीशन में नहीं आते थे, उनको थर्ड पे कमीशन में शामिल करवा दिया गया। क्योंकि पहला पे कमीशन और दूसरा पे कमीशन में हम शामिल नहीं थे। हमारे लिए डिफेंस पेंशन पे कमेटी थी और उससे हमारी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही थी। पहला काम तो ये करा। दूसरा क्या करा, जो OROP है उस OROP को पीछे किया गया, बिल्कुल बंद किया गया। और एक वादा किया गया कि आगे देश के हालात ठीक होंगी तो भाई OROP फिर दे देंगे। OROP का झटका लगा दिया। अब इसमें एक और झटका दे दिया। जब थर्ड पे कमीशन आया तो उसमें जो मिनिमम सर्विस रख दी गई 33 साल। 33 साल की, जो 33 साल करेगा उसको लास्ट वेतन का 50% मिलेगा। अब 33 साल की सर्विस तो कोई करता ही नहीं। सिपाही 15 साल, 16 साल, 17 साल, नायक 17, 18, 20, 22 और हौलदार यही 24। तो आपको नहीं मालूम होगा, सर्कुलर 568 आया 2016 में, जब जाके जो 1973 से लेकर 2006 तक जो सिपाही से हौलदार थे, खासकर इन्हीं की पेंशन थी 33%, 34%, 40%। हमारे सूबेदारों की बहुत ही कम थी। उनको 50% मिलती थी क्योंकि वो 28 साल करते थे, 5 साल का वेंटेज मिल जाता था उनको। अब यहां भी 2006 से पहले वालों को
आज तक यही नहीं पता था कि उनकी पेंशन 50% तो थी ही नहीं। वो तो 2016 में 568 सर्कुलर निकला जिसके अनुसार उनको 50% मिली और उसका एरियर भी मिला अच्छा खासा। पर जब भी 6 पे कमीशन आया, 6 पे कमीशन में सभी के लिए 50% पेंशन कर दी गई। 6 पे कमीशन के बाद में जो रिटायरमेंट आया, तो ज़्यादातर जो 6 पे कमीशन के बाद में रिटायरमेंट आए वो फ़ोन का ज्ञान भी अच्छा खासा हो गया उनके पास में, समय के अनुसार जानकारी भी रखने लग गए। अब वो भाई तो कह देते कि हमारी तो 50% ही, हमारी तो 50% ही है। तुम्हारी 50% है 6 पे कमीशन के बाद वालों की तो, पर उससे पहले वालों की नहीं थी और 2016 तक नहीं थी। 2016 तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं बता रहा कि मैं कोई 25-30 साल पहले की बता रहा हूँ। 2016 का 568 सर्कुलर सर्च कर लेना, जो बार बार मोहन रंगन बार बार 568 सर्कुलर के बारे में बताते हैं। और उनके बताने के बाद में बहुत सारों को तो यही नहीं पता था आज तक कि उनकी 50% पेंशन तो हो गई और P1 में, 2 में, 3 में, पर पुराना बैलेंस नहीं मिला उनको। वो अभी बैलेंस मिल रहा है उनको, एरियर मिल रहा है जब वो एप्लीकेशन लिख रहे। तो भाई मैं तो इतना ही कहूँगा, इनको टाई वाला ने छोड़ के और अच्छी जगह देखा करो और सबसे ज़्यादा अपने हकों की बात करा करो। अगर आप व्हाट्सएप में भी कोई लिखते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे आप नमस्कार की जगह ये लिखा करो, भाई आज 8वां पे कमीशन आने वाला है, तो इसके अंदर हम अपनी बात कैसे रखें, 30 लाख पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व कैसे उसके अंदर जाए, कैसे ओपिनियन दे, कैसे हमारी जो असमानताएं हैं, जो हमारा न्याय है या जायज मांगे हैं, वो हम कैसे आयोग तक पहुँचाएं। इनके ऊपर आपकी बात होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, हर सोशल मीडिया चैनल पे, हर व्हाट्सएप पे। कि चाहे मिलिट्री सर्विस पे की बात है, परमेचर की बात है, डिसेबिलिटी की बात है, सैनिक विधवाओं की बात है। बताओ इसमें मेरे को क्या फ़ायदा होगा? मेरे को ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे जो हमारे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, जो जवान हैं, जेसीओज हैं, जो गाँव देहात में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, भाई उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। अगर उनके घर में 2 रुपया आएगा तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, अपने परिवार में अच्छा घर बार बना सकते हैं, भाई अच्छा थोड़ा बहुत खाने में सुधार हो सकता है उनका। तो कोई ज़्यादा पेंशन नहीं आज के तौर पर आप इनको टाई वालों को देखते देखते भूल जाते हो, आप खुद ही एक्टर बन जाते हो। ये तो एक्टर है मेरे भाई, हम एक्टर नहीं है। 20,000 रुपये लेने वाला कोई एक्टर नहीं बन सकता। कहीं आप ये सोचते हो कि 20,000 पेंशन लेने वाला फॉर्चूनर गाड़ी ले लेगा? नहीं, बाइक ले ली वही बहुत है, और उसमें तेल गिर जाए वो भी बहुत है। पर ये आप लोगों को नशा कर दिया इन्होंने, कोट टाई वालों ने। आप खुद ही सोच में जब इन कोट टाई वालों को देखते हो कि मेरे 20,000 रुपये ले रहा हूँ, तो आप पता नहीं आपकी छाती 56 इंच की हो जाती है क्या, हवा भर जाती है क्या है भाई 20,000 रुपये आज के दौर में? बता दो क्या है। अब 12 लाख रुपये टैक्स फ्री कर दिया। अरे 12 लाख जब होंगे, जब दे देंगे, पहला 12 लाख तो दुआ दो, अब 1-1 लाख रुपया पेंशन करवा दो हर महीने की। चाहे टैक्स की वापिस 2.5 लाख से शुरू कर दो, 2.5 लाख से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 12 लाख रुपया है ही नहीं हमारे पास में, तो छूट मिलो या नहीं मिलो उसका कोई मतलब थोड़ी है। जिसका होगा 12 लाख रुपया उसके लिए ठीक है भाई, उसको छूट मिल गई। पर ये कई घड़ी चीज़ें होती हैं, तो सपने ना पाड़े। मैं इसलिए मैं कहता हूँ मैं खुश हो जाऊं कि 12 लाख रुपया टैक्स में छूट मिल गई। एक बार तो मैं भी खुश हो गया, वो 12 लाख। फिर बाद में ही थोड़ी देर में होश आ गया मेरे को, मेरे पास 12 लाख रुपये हैं, कोने मन ने क्या की छूट मिल गई। बाद में मैं जल्दी ही होश आ गया कि 12 लाख रुपये में तो रहे कोने, पहला सरकार मेरे 12 लाख दे दो, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख दे दो हर साल। उसके बाद में मेरे को छूट चाहिए ही नहीं, 2.5 लाख तक की दे दो छूट। उसके बाद में आप पूरे का पूरा 10 लाख के ऊपर आप इनकम टैक्स काटो मेरा, क्या दिक्कत है? 5%, 10%, 1 लाख कट जाएगा, तब भी तो 11 लाख रुपये हमारी जेब में रह जाएंगे भाई। ये भी तो सोचा करो ना, कमाई नहीं बढ़ रही तो टैक्स माफ करने से क्या मतलब है? इस देश में आप देखो तो ये नहीं पता देश में टोटल टैक्स कितना देते हैं। 7.5 करोड़, 140 करोड़ जनसंख्या है और 7.5 करोड़ देते हैं, तो हम भी तो टैक्स के दायरे में नहीं आते ना आज तक। क्यों? आमदनी है कौन है? ये 7.5 करोड़ में कौन कौन है? बड़े बड़े आदमी हैं, उद्योगपति हैं, कंपनियों के CEO हैं, प्रोफेसर हैं, IPS हैं, IAS हैं, ये हैं। D ग्रुप का, C ग्रुप का कर्मचारी अपनी लंगोटी को संभाल ले वही बहुत है। वो टैक्स कहाँ से दे देगा? उसका बनता है कौन है?
अब जो सर्विस पर्सन है वो 40,000 रुपया वेतन लेता है, 45,000 लेता होगा, उसका टैक्स में कैसे आ जाएगा वो टैक्स में? मैं सर्विस पर्सन की भी बात करूँ तो। पर ये जो कोट टाई वाले हैं, गोदी मीडिया है, बुखार चढ़ा देती है 1 सेकंड के अंदर, किसी को भी हवा में कर देती है और ऊपर ले जाके एकदम छोड़ देते हैं ये। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनसे दूर रहो। ये कोट टाई वालों का क्या पता क्या भरोसा, ये खाली हाथ। मेरे को लग रहा है 8वें पे कमीशन भी हमारे इसको कुछ कुछ मिलेगा नहीं। अगर कुछ मिलेगा तो ये कोट टाई वाले उसको मिलने नहीं देंगे, सीधी सी बात है भाई। ये कोट टाई वाले हर जगह रुकावट डालेंगे। कोट टाई यूट्यूबर प्रकार के व्यक्ति, मैं सोचता हूँ कि सरकार कर्मचारियों के पीछे पड़ी हुई है। असल में सरकार से ज़्यादा तो ये कोट टाई वाले यूट्यूबर कर्मचारियों के पीछे पड़े हुए। रुपेंद्र गिल जी सत श्री अकाल जी, अरुणागिरी आर्मी जी नमस्कार। तरोना थापा जी सर प्रीमेचर वालों का क्या हो रहा है? तरोना थापा जी मैं भी तो वही हैं सर, मैं भी तो इतनी देर से यही इसी चीज़ के ऊपर थूक बिलो रहा हूँ, भोंक रहा हूँ। पर क्या करें, अब हमारे भाइयों को ये कोट टाई वाले हैं, इन्हीं से पीछा नहीं छूट रहा। तो प्रीमेचर वालों का तो नाम कब लेंगे? और सच्चाई में थापा जी, प्रीमेचर वालों को 8वें पे कमीशन में भी नुकसान होगा, क्योंकि उनकी बेसिक पेंशन ही कम होगी। फिटमेंट फैक्टर किस पे आएगा ये भी देखो, कि बेसिक पेंशन ही कम होगी तो फिटमेंट फैक्टर भी इसी तरह से आएगा, उस पर ही लगेगा। ये नहीं पता इनको, ये मैं क्या बताऊं। पुरुषोत्तम इंग्ले जी नमस्कार जी। हाँ थोड़ी कट कट के आ रही होगी आवाज़ भाई, थोड़ा मैं बाहर बैठा था, नेट कम ही होगा। प्रॉफिट विद वाइफ, यो बढ़िया भाई, इसने बढ़िया नाम रख रखा है, प्रॉफिट विद वाइफ। भाई बहुत बढ़िया, वाह भाई, पत्नी तो जज होती है घर की, आपने भी सही लिखा है। आप बहुत डरते हो मेरे भाई, फिर तो आप, और डरना भी चाहिए। ये क्या पूछ रहा है ऑनलाइन गेम में किसी का? ऑनलाइन गेम क्यों खेले भाई तू, जरूरी है? अरुणागिरी जी नमस्कार। पूर्विका, मनोज, बिंदु दयाल, कपिल भाई ये सब के सब चोर है, इन्होंने पुलिस की है। बिल्कुल आपने सही पकड़ा सर, इनको सही लपेटा। भगवत स्वरूप जी भाई गुड भाई बोल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह नेगी, कपिल भाई है आदत से मजबूर है। नेगी जी मैं पता कि नेगी जी बहुत सारे भाई मेरे को भी कह देते हैं कि कपिल भाई आप भी ऐसा ही बोलते हो। कपिल भाई के आगे खुशखबरी होगी पर अंदर नहीं होगा खुशखबरी। जो सच्चाई है मैं तो उसी को दिखाता हूँ। मैं हमेशा, आप जो सो रहे हैं हमारे 30 लाख पूर्व सैनिक, अपने हकों को छोड़ के, अपने न्याय को छोड़ के, अपने स्वाभिमान को छोड़ के, तो मैं उनको स्वाभाविक तौर पे जगाने की कोशिश करता हूँ, झंझोड़ने की कोशिश करता हूँ कि अब सोने का समय नहीं है। अगर कोई भाई ये कहता है कि खुशखबरी बल्ले बल्ले, पर मेरी में नहीं पाएंगी, ये बाहर पा जाएगा आपको टाइटल, क्योंकि अब यूट्यूब की गाइडलाइन है, उसके अनुसार मेरे को चलना पड़ेगा। आप यकीन मानो कि मैं इसी वीडियो को 2 मिनट का बना के और इन्हीं की तरह 2.86 से सबकी पेंशन निकाल के और छोड़ देता उसको अच्छे से वीडियो बना के, अभी तक वो 2.5 लाख में पूछ जाता। पर उससे मेरा उद्देश्य में तो सफल नहीं हो रही है ना हमारे को कुछ मिल रहा है। इससे तो एक नेगेटिव पन जाएगा सरकार के पास में कि ये तो पहले से ही खुश है, चाहे इनको दो या मत दो, ये तो पहले से ही कह रहे कितना मिल गया, इतना मिल गया। ये रात को कोट टाई वाले कह के सोते हैं। तो उस जमात में मेरे को शामिल क्यों होना है? अगर वो पूरी की पूरी 800 आदमियों की जमात एक तरफ चल रही है तो भाई कोई ना कोई तो एक आधा व्यक्ति तो होगा जो सच्चाई की तरफ भी चलेगा। और आपा ने तो पूरी की पूरी सच्चाई है, जब से पेंशन आए तब से जिस दिन गेट से बाहर निकला, सेंटर के गेट से बाहर निकला बैग लेके, उस दिन से मैं इस सैनिक समाज में, ना मैंने नौकरी करी ना कुछ करी। हाँ पढ़ाई करी, सब कुछ करी, वकालत करने लग गया भाई, प्रैक्टिस भी करने लग गया, सब कुछ करने लग गया। पर आज तक अब मेरे को 12 साल के करीब हो गया। कोई भाई ये बता दो कि भाई मैंने कब आप लोगों को सपना दिखाया रात को? मेरे टाइटल पे, मेरे थंबनेल पे कभी मत जाना। अगर कोई आदमी ये
सोच के मेरे वीडियो को देखता है कि कपिल भाई कोई खुशखबरी देगा, तो बिल्कुल उसको निराशा ही हाथ लगेगी मेरे वीडियो से। और इतनी सच्चाई से मैं इस बात को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बताओ, इतनी सफाई से कोई कोट टाई वाला रख सकता है? मेरे को कोई व्यू से मतलब नहीं, ना मेरे को कि भाई मेरा चैनल चल जाए, भाड़ में जाओ यार ऐसा चैनल। मेरे को तो ये है कि 15,500 मिलिट्री सर्विस पे हो जाए, मिलिट्री डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख हो जाए, प्रीमेच्योर को हक मिल जाए, 8वां पे कमीशन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो, अलाउंस हैं जो वो एक समान हो जाए, मेडलों के अंदर जो बंदरबाट है वो ख़त्म हो जाए, जिसका हक उसको मिले, सहायक प्रथा बंद हो जानी चाहिए। मेरे लिए तो यही है। 15 कहते नहीं कि जैकपॉट लग गया, ये जैसे कोट टाई वाले कहते हैं, खुशखबरी, ये दिवाली का बम्पर ऑफर दे दिया सरकार ने। मेरे लिए तो यही बम्पर ऑफर है, कसम से। मन कुछ नहीं चाहिए, मैं क्यों अपनी आंख फड़वाऊंगा इसमें, इनमें वीडियो में, इसमें और बहुत सारे काम हैं। क्योंकि मैं हमेशा ही सोचता हूं कि मेरा पूरा समाज का भला हो, मेरा सैनिक समाज का भला हो, मेरी सैनिक विधवा माता बहनों का भला हो, उनकी आमदनी में 2 रुपया बढ़े तो वो अच्छे से गुजारा कर सकें, अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा सके। मेरा हमेशा से ही है। तो मैं तो अपना कर्तव्य करके मैं तो महाकुंभ सा नहा रहा हूँ भाई अपने घर में बैठ के। अब मैं ये जो कोट टाई वाले हैं पूरे दिन झूठ बोलते हैं और फिर ये जाएंगे महाकुंभ नहाने, क्या गंगा मैया इनके पापों को धो देगी हैं? अगर मैं जाऊंगा गंगा मैया के पास में तो गंगा मैया कहेगी तेरे से सच्चा इंसान तो कोई है ही नहीं, तू किस लिए मेरे पास में आया है, तू अपना काम करते हुए करता रहे। तो ऐसे कोट टाई वाले हैं जो बदमाश किस्म के हैं। भगवान स्वरूप जी भाई, सुरेश SS भाई जय हिंद बोल रहे हैं, भगवान पाटिल जी जय हिंद भेज रहे हैं, रमेश रोयल जी सर अभी तक हमारी डिसेबिलिटी पेंशन रिवाइज नहीं हुई है इन ORP 3। रमेश गैल जी, आप एक स्पर्श के अंदर अपने उसका ORP 3 की डिसेबिलिटी टेबल का हवाला देते हुए आप अपने एक तो स्पर्श को कर दो ग्रीवेंस, और एक रिकॉर्ड को भी कर दो बाय स्पीड पोस्ट, और टोल फ्री नंबर पे बात करते रहो तो हो जाएगा। अच्छा, एक भाई कृपया मेरी बात को पॉजिटिव ले, क्या हालचाल चल रहा है जी? इसका नाम है, देखो कितने अच्छे अच्छे हैं हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, कृपया मेरी बात पॉजिटिव ले। बहुत अच्छी बात है। हर बात, चाहे आपकी नेगेटिव बात भी हो, तो इन्होंने अपना नाम ही रख लिया कि मेरी बात पॉजिटिव लो। चाहे ये किसी को कुछ भी कहे, चाहे गाली दो, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लो। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। AT स्कूल ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती की कृपया हम सब पर सदा बनी रहे। संस्कृति, संस्कार, विवेक और संसार करी सभी को वसंत पंचमी सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा में कहाँ से हो आप? लक्ष्मी शंकर सिंह जी, भाई मैं हरियाणा से ही हूँ। चरण साहब, वीरांगना चरण सिंध्यायक शहीद, नमस्कार बहन जी आपको। मनीष कुमार सिंह जी नमस्कार। KP जायसवाल राम राम बोल रहे हैं। जय भगवान भाई, जय भगवान दैया साहब आपको राम राम। अनीता देवी जी नमस्कार बहन जी आपको। दुर्ला भाई जी, संजय दुर्ला भाई जी, वी राम जी, अशोक कुमार जी, ट्रू अशोक कुमार जी, जय हिंद सर जी। भगत सिंह जी राम राम बोल रहे, विवेकानंद जी नमस्कार बोल रहे हैं। बहुत घने मैसेज आए में। एक सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये जितनी पूर्व सैनिकों की कमेटियां बनी हुई हैं पूरे देश में, कपिल सर क्या इनको छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल सर, आपने बहुत ही जायज पॉइंट पूछा है। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इन जो भी कमेटी, चाहे वो गांव में है, तहसील में है, डिस्ट्रिक्ट में है, राज्य में, बिल्कुल इनसे छोड़ देना चाहिए। इनको ना तो 1 रुपया देना चाहिए, और कभी ये आपको चाय पानी, चाय पकौड़ों में खरीदने की कोशिश करें और किसी विशेष व्यक्ति के नारे लगवाने की कोशिश करें तो कभी मत जाओ, क्योंकि ये आपका आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है। आप अपने स्वाभिमान को पहचानो, क्योंकि ये कमेटियां सिर्फ पूर्व सैनिकों की प्रॉब्लम हल करने के लिए नहीं बनी है, या उनकी जो जायज हक हैं उनको भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ चाय पकौड़ा खाने के लिए बनी है। और
जब भी किसी स्टेट में कोई इलेक्शन होगा तो वहाँ के जो छोटे मोटे जो नेता होते हैं, विधायक का चुनाव लड़ते हैं, तो ये चुपके से उनकी मीटिंग करवा देते हैं और उस नेता से पिछले दरवाजे से 2-2, 3-3 लाख रुपया लेके आ जाते हैं। मैं हरियाणा की उदाहरण दे सकता हूँ बहुत सारी कमेटियों की, जिन्होंने मेरे को खुद ऑफर दिया कि कपिल भाई आप भी रोहतक झज्जर सोनीपत में करवा दो कहीं पूर्व सैनिकों की, और अच्छा खर्चा खर्चा निकल जाएगा। मैं सर आज तो मेरे पास में फ़ोन कर दिया, अगली बार आपने मेरे पास में फ़ोन किया तो मैं उससे इस कपिल की तरह बात नहीं करता, मैं असली रूप में करूँगा तो फिर मैं आपको बुरा भी लगेगा। और मैं राजस्थान में है, हर जगह ये कमेटियाँ चाय पकौड़े खाने के लिए बनी हुई। सबसे पहले तो इनसे छुटकारा पाओ, इन कमेटियों को बाहर करो, क्योंकि कोई कमेटी जब आंदोलन चला ही नहीं सकती, दिल्ली में कोई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर ही नहीं सकती, बैठ ही नहीं सकती अपनी जायज हकों के लिए, तो हमने कमेटी चाहिए क्यों भाई? इसलिए तो मैं जागरूकता में लगा हूँ। को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।